हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। मेरा नाम डॉक्टर ऋतु जौहर और हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। बहुत प्यारी इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग बनती है एटम के बारे में, हम जानते हैं। और इसके ऑलरेडी मैं 5 लेक्चर्स ले चुकी हूँ, जहाँ पे हमने एंशियंट टाइम्स से लेकर आज तक में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि एटम इज़ डिविजिबल। एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बाहर की बारी बहुत सारी खाली जगह। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उस खाली सी जगह के अंदर घूमते हुए न्यूक्लियस के आसपास के इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमने फाइनली लास्ट मॉडल बोहर मॉडल में अंडरस्टैंड किया। अभी इसके अलावा भी और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है जो कि आप एटम के बारे में सीख सकते हो, पर अभी के लिए इतना ही है। 11th में आप इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे जब आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम को अंडरस्टैंड करोगे, जिसको हम आज फॉलो करते हैं। तो अब हम आज क्या सीखने वाले हैं? आज हम अपनी अंडरस्टैंडिंग फर्दर डेवलप करेंगे। हम एलिमेंट्स के सिंबल्स को सीखेंगे। हम 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स को सीखेंगे, दैट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पढ़ाई। सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे? हम आज सीखने वाले हैं सबसे पहले एलिमेंट्स के ये जो सिंबल्स हैं, ठीक है, हम उनके बारे में सीखेंगे। और ये जो सिंबल्स होते हैं ये शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होती है एक एलिमेंट की। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हर बार हाइड्रोजन ना लिखना पड़े, हम उसका एक शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट सीखेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को USA बोलते हो, जनरल नॉलेज को आप GK बोलते हो, सोशल स्टडीज़ को आप SST बोलते हो। तो आप उसको बार बार इतना बड़ा नाम लिखने की जगह पे एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन चाहते हो, जिससे चीज़ भी समझ में आ जाए और हमारा काम भी शॉर्टकट में हो जाए। तो एग्जैक्टली वही होते हैं एलिमेंट्स के सिंबल्स। और हर एक सिंबल एक एलिमेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका स्कूल का रोल नंबर। तो जब आपकी मैम रोल नंबर 1 बुलाती है तो आपको मालूम होता है कि रोल नंबर 1 आपके अलावा और कोई नहीं है। और रोल नंबर 10 भी यूनिक ही होगा, कोई और एक स्टूडेंट। तो बिल्कुल वैसे ही हर एलिमेंट का एक सिंबल उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। किन्हीं 2 एलिमेंट्स के सिंबल्स कभी भी सेम नहीं होते। आज हम इन सिंबल्स के बारे में सीखेंगे। हम सीखेंगे एवोल्यूशन ऑफ द एलिमेंट सिंबल्स फ्रॉम डाल्टन टू द IUPAC। IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक पूरी इंटरनेशनली एक यूनियन बनाई गई है फॉर केमिस्ट्री, जहाँ पे जो कुछ भी डिसाइड किया जाता है वो पूरे यूनिवर्स, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको अप्लाई किया जाता है। तो जो हम एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज़ करते हैं वो यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड होते हैं बाय ऑल द केमिस्ट, ऑल द साइंटिस्ट ओवर द वर्ल्ड, सो दैट कि अगर हम हाइड्रोजन का एक सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो वो सब जगह पे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, सब लोग वही सिंबल यूज़ करें और हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। राइट। सो सबसे पहले हम एवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट सिंबल्स को समझेंगे। फिर हम डाल्टन ने कैसे पिक्टोरियल सिंबल्स दिए थे एलिमेंट्स के, उनके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद अदर साइंटिस्ट इस बर्जिलियस जिन्होंने मॉडर्न सिंबल्स दिए, हम वो समझेंगे। फिर IUPAC रूल्स कैसे सिंबल्स को लिखा जाता है, हम वो सीखेंगे। बहुत सारे लैटिन, ग्रीक और अदर लैंग्वेजेस में से भी सिंबल्स आते हैं, तो जो आपके सिलेबस में है हम वो आज सीखेंगे। फिर हम सिंबल्स को क्यों यूज़ करते हैं, बेसिक आइडिया मैंने आपको बता ही दिया, बट आपके नोट्स के लिए आपको स्कूल के एग्जाम में उसको कैसे लिखना है वो भी हम सीखेंगे। फिर हम एटॉमिक नंबर के बारे में सीखेंगे। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशनशिप सीखेंगे। हम मास नंबर के बारे में सीखेंगे। और फाइनली हम सीखेंगे कि एक एटम को हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो ये है हमारा आज के लेक्चर 6 का एजेंडा। तो चलो लेट अस बिगिन। सबसे पहले जॉन डाल्टन पिक्टोरियल सिंबल्स। तो जॉन डाल्टन इन द ईयर 1803 उन्होंने सबसे पहले एटम्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया, सो दैट कि हम उस एलिमेंट को या उस एलिमेंट के एटम को एक पिक्चर के साथ रिप्रेजेंट कर सकें।
ठीक है। सो एलिमेंट कौन होते हैं? एलिमेंट प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर एक ही तरह के एटम्स मिलते हैं, राइट। सो या हम एटम बोलें या हम एलिमेंट बोलें, हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एलिमेंट या उस एलिमेंट का एक एटम। फाइन। सो इट वॉज अ ग्रेट स्टार्ट, बट प्रॉब्लम क्या थी उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की कि उन इतनी सारी पिक्चर्स को याद रखना मुश्किल और फॉर्मूला राइटिंग में उनको ड्रॉ कर करके उनको रिप्रेजेंट करना एक मुश्किल काम है। तो डाल्टन के सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हो, हाइड्रोजन इज अ डॉट इनसाइड अ सर्कल, कार्बन इज अ सर्कल जिसको शेड किया गया है, ऑक्सीजन इज ओनली अ सर्कल, फॉस्फोरस मर्सिडीज का सिंबल है एक सर्कल के अंदर, सल्फर प्लस साइन है, ठीक है, आयरन आई लिखा हुआ है सर्कल के अंदर, कॉपर के लिए सी लिखा हुआ है, लेड के लिए एल लिखा हुआ है सर्कल के अंदर, सिल्वर के लिए एस लिखा है, गोल्ड को और भी डिज़ाइन किया गया है, सर्कल के बॉर्डर्स बनाए गए हैं प्यारे प्यारे विद द जी इन द सेंटर, प्लैटिनम, दिस इज नॉट प्लैटिना, दिस इज प्लैटिनम, पी यूज़ किया है मरकरी के लिए, जो गोल्ड के लिए डिज़ाइन बनाया गया था उसमें से जी को निकाल दोगे तो मरकरी, राइट। सो प्रॉब्लम क्या है, अब आप समझ सकते हो कि इतने सारे सिंबल्स को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना, और हमारे पास इन टोटल मालूम है कितने एलिमेंट्स हैं आज की डेट में, वी हैव 118 एलिमेंट्स। तो आप सोचो कि क्या आप 118 एलिमेंट्स को इस तरीके पिक्चर्स के थ्रू याद रख सकते हो? नहीं, मुश्किल काम है, ठीक है। सो लिमिटेशन क्या थी डाल्टन के सिंबल्स की? तो लिमिटेशन थी कि बहुत सारे सिंबल्स को याद रखना था मुश्किल, इनको इक्वेशंस की फॉर्म में जो हमने आगे लिखना है वो लिखना मुश्किल, और फिर वो साइंटिफिक वर्क के लिए बहुत कन्वीनियंट चीज़ नहीं थी। So there was a need for some simpler and universal system and for writing the symbols of the elements, जिसको डेवलप किया बर्ज़िलियस ने in the year 1813। तो इन शॉर्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि डाल्टन ने सबसे पहले सिंबल्स यूज़ किए एलिमेंट्स के लिए, तो वहाँ से एक आइडिया आया कि यस, एलिमेंट्स के लिए कुछ हमें शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करना चाहिए। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स, बट फिर उसके बाद उसको लेटर सिंबल्स के साथ रिप्लेस किया गया बाय बर्ज़िलियस, जो कि आसान थे याद रखने, क्लैरिटी बेटर थी, ठीक है। So Berzelius introduced the modern symbols in the year 1813। Years आपको नहीं याद रखने, they are not important, ठीक है। So 1813 में जॉन्स जेकब बर्ज़िलियस, पूरा नाम उनका, suggested the symbols of the element should be derived from their Latin names, ठीक है। वो लैटिन नेम उनका यूज़ करके उन्होंने कहा कि आप उनको सिंबल्स को यूज़ करो, और उसका फ़ायदा क्या है कि वो सिंपल थे, वो याद रखने आसान थे। हम अभी लैटिन नेम्स और उनके एलिमेंट्स के लैटिन नेम्स भी देखेंगे और उससे डिराइव्ड किए हुए सिंबल्स भी देखेंगे। उनको याद करना आसान है, आपने एक बारी याद कर लिया तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, डोंट वरी, ठीक है। बस पहली बारी यस, आपको उनको याद तो करना पड़ेगा ही। कन्वीनियंट फॉर इक्वेशंस एंड फार्मूलाज, तो अगर आप सिर्फ लेटर्स ही लिख रहे हो तो लेटर्स को फार्मूला मेकिंग में यूज़ करना, कंपाउंड्स के फार्मूलाज लिखने, फिर उनकी रिएक्शंस को इक्वेशंस में लिखना, ये बहुत आसान हुआ। दिस वॉज एक्सेप्टेड एंड यूज्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सो दिस सिस्टम ऑफ लेटर सिंबल्स, दिस बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिकल नोटेशन। तो एवोल्यूशन कैसे हुई एलिमेंट के सिंबल की? शुरुआत हुई डाल्टन से, फिर डाल्टन के बाद आए बर्ज़िलियस जिन्होंने लेटर सिंबल्स दिए जो कि एलिमेंट्स के लैटिन नेम से डिराइव थे, और फिर आज की डेट में IUPAC विच इज़ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर और राइटिंग द केमिस्ट्री रूल्स। तो बहुत सारे IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आप चीज़ें सीखोगे जैसे जैसे आपकी केमिस्ट्री की जर्नी आगे बढ़ती रहेगी, राइट। सो ये यूनिवर्सल रूल्स हैं, यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड हैं बाय द साइंटिस्ट एंड द केमिस्ट ऑल ओवर, ठीक है। सो बर्ज़िलियस ने सिंप्लीफाई किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स यूजिंग लेटर सिंबल्स बेस्ड अपॉन द लैटिन नेम्स विच पेव्ड द वे फॉर द मॉडर्न केमिकल लैंग्वेज। ओके, सो मैं आपको ये लैटिन नेम्स भी दिखाऊंगी, बट लैटिन नेम्स भी सीखने से पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि कैसे हम सिंबल्स को लिखते हैं,
ठीक है। सो बर्ज़िलियस ने सिंपल रूल्स दिए थे फॉर द राइटिंग ऑफ द सिंबल्स। दीज रूल्स दे आर फॉलोड बाय साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो सबसे पहला रूल क्या है कि सिंबल को आप सिर्फ एक या दो लेटर्स के साथ ही रिप्रेजेंट करोगे, तीसरा लेटर कभी नहीं, ठीक है। सो इट इज़ जस्ट वन और टू लेटर्स जिससे हम इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो आपका अगर एक ही लेटर से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो एक कैपिटल लेटर होगा, और अगर आप उसको दो लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो तो पहला लेटर तो कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। सो दो या एक लेटर से रिप्रेजेंट करना है, अगर एक ही लेटर से रिप्रेजेंट किया तो इट इज़ गोइंग टू बी अ कैपिटल लेटर, ठीक है, अ कैपिटल एच, अ कैपिटल सी, अ कैपिटल एन एंड सो ऑन। और अगर आपको उसको दो लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करना है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, ठीक है। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स पे 2 मिनट में आते हैं। एंड ऑलवेज राइट द सिंबल एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द IUPAC। आपको और कोई तरीके से उसको नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आपको किस तरीके से लिखना है, तो आपको ये जैसे कि कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का सिंबल है CO। तो आपको सही तरीका क्या है कि पहला लेटर कैपिटल लिखना है और दूसरा लेटर आपने स्मॉल लिखना है। अगर आपने दोनों लेटर्स को कैपिटल लिख दिया, कैपिटल C और कैपिटल O लिख दिया, तो वेल ये एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। और अगर आपने दोनों ही लेटर को छोटा लिख दिया तो वो वैलिड ही नहीं है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और आप पहला लेटर छोटा और दूसरा लेटर बड़ा ऐसे भी नहीं लिख सकते। आपको सिर्फ एक ही तरीके से सिंबल लिखना है। अगर सिंगल लेटर से डेजिग्नेट किया जा रहा है तो वो कैपिटल होना चाहिए, और अगर दो लेटर से डेजिग्नेट किया जा रहा है तो पहला कैपिटल है और दूसरा स्मॉल लेटर है, ठीक है। सो लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। सो हाइड्रोजन के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं हाइड्रोजन के नाम से, ठीक है, तो उन्होंने लैटिन नेम्स दिए, बट जैसे जैसे और एलिमेंट्स उनके टाइम के बाद डिस्कवर होते गए तो IUPAC के अकॉर्डिंगली हमने उनके इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर को भी लिया। और अगर जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने H से रिप्रेजेंट कर लिया, अब हीलियम भी H से ही शुरू होता था तो उसके अंदर हमको एक स्मॉल लेटर और डालना पड़ा टू मेक द सिंबल्स यूनिक, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के लिए तो H नहीं यूज़ किया जा सकता था, तो हमने उसका सेकेंड लेटर ले लिया। तो कहीं कहीं पे हमने उसका सेकेंड लेटर ले लिया, कहीं कहीं पे जो उसकी प्रोनाउंसिएशन में जो एक ज़्यादा प्रोमिनेंट लेटर आता है वो यूज़ कर लिया, ओके। सो देन सोडियम इज़ Na। तो अब आप ये कहोगे कि मैम सोडियम तो S से शुरू होता है, इसका Na क्यों है? तो ये इसके लैटिन नेम से डिराइव्ड है। तो लैटिन नेम्स मैंने अलग से एक टेबल में डाले हुए हैं, हम वो लैटिन नेम्स को सीख लेंगे, ठीक है। क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए सिंबल है Cl। हमने अब यहाँ पे CH नहीं लिया है, क्लो ल की आवाज़ ज़्यादा आती है ना, तो क्लोरीन Cl, ठीक है। कोबाल्ट CO, एल्यूमिनियम Al, ठीक है। तो या उसका पहला लेटर या उसका पहला और सेकेंड लेटर या कोई एक प्रोमिनेंट लेटर फ्रॉम द नेम, राइट। इस तरीके से हम नाम लिखते हैं। अब इन्हीं नामों के गलत तरीके लिखने के देख लो, ठीक है, आपने जो नहीं लिखने हैं। तो हाइड्रोजन को कैपिटल H से यूज़ लिखना है। सो सॉरी, हम दोबारा से शुरू करते हैं। देयर वॉज समबडी एट माई होम। तो चलो, सो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन कैपिटल H से लिखना है। आपने उसको गलत नहीं लिखना है, आपने उसको छोटे लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करना है अगर सिंगल लेटर है। हीलियम HE, पहला कैपिटल दूसरा छोटा लेटर, तो आपने दोनों कैपिटल लेटर नहीं लिख देने हैं, पहले वाले को छोटा दूसरे वाले को बड़ा नहीं लिख देना है, ये आपने ध्यान रखना है। सिमिलरली सोडियम Na, बड़ा छोटा, ये गलत तरीका हो जाएगा। क्लोरीन को आपने Cl दोनों ही छोटे लिख दिए, गलत तरीका हो जाएगा। कोबाल्ट में दोनों ही बड़े लिख दिए या दोनों ही छोटे लिख दिए, गलत हो जाएगा। एल्युमिनियम में आपने Al बड़ा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। याद रखोगे आप, सिंगल कैपिटल लेटर और अगर दो हैं तो पहला बड़ा दूसरा छोटा लेटर, ठीक है। सो थिंक ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, पिक द फर्स्ट वन और द टू लेटर्स, ठीक है। कैपिटल फर्स्ट एंड स्मॉल सेकेंड इफ एनी,
राइट द सिंबल एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द IUPAC, कीप इट सिंपल, करेक्ट एंड यूनिक। ठीक है, सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फॉर द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। सो ये रूल्स हमको हेल्प करते हैं टू राइट द सिंबल्स करेक्टली एंड मेंटेन अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम सब जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने H लिखा तो मेरे को भी पता है कि वो हाइड्रोजन है, आपको भी पता है कि वो हाइड्रोजन के बारे में बात की जा रही है। सो नाउ लेट अस लुक एट वो सिंबल्स जो कि लैटिन नेम्स हैं एलिमेंट्स के। सो लैटिन नेम्स में आपके पास यहाँ पे जो लिस्ट है, लेट अस सी दैट। सो ये एक बेसिकली लैंग्वेज ऑफ साइंस थी इन द अर्लियर टाइम्स, और ये एक डेड लैंग्वेज है, तो इसके अंदर और कोई चेंजेस नहीं आनी थी, इसलिए लैटिन नेम्स को यूज़ किया गया था। तो आयरन का जो लैटिन नेम है दैट इज़ फेरन, इसलिए इसका जो सिंबल है दैट इज़ Fe। सोडियम NaQ है क्योंकि इसका लैटिन नेम नेट्रियम है। आपको ये लैटिन नेम्स भी आने चाहिए। ओके, सो पोटाशियम इज केलियम, तो इसका सिंबल है कैपिटल के। कॉपर इज क्यूप्रम, इसलिए ये Cu है। सिल्वर इज आर्जेंटम, यहाँ पे Ag सिंबल है। गोल्ड ऑरम, तो इसका नाम क्या है Au। मर्करी इज हाइड्रागायरम, इसलिए सिंबल है Hg। लेड इज प्लम्बम, तो सिंबल है Pb। टिन इज टैनम, और इसका सिंबल है Sn। तो ये नाम आपको अभी के लिए स्टार्ट करते हुए ये आपको नाम आने चाहिए। बाय क्लास 11 एंड 12 मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आपको ये 118 एलिमेंट्स के नाम, उनके सिंबल आने चाहिए। और अगर आपने 11th 12th में केमिस्ट्री को पढ़ा और मेरे लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा, तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि मैं आपको वो सारे के सारे बहुत आसान निमोनिक्स के थ्रू याद भी करवा दूँगी। ठीक है, पर अभी के लिए ये स्टार्ट लर्निंग द लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स भी। ठीक है, सो इवन टुडे मैनी ऑफ द एलिमेंट सिंबल्स दे कम फ्रॉम लैटिन। तो ये सारे के सारे आज भी हम लैटिन नेम्स को ही यूज़ कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे एलिमेंट्स के हम इंग्लिश नेम भी यूज़ कर रहे हैं। हम किसी जर्मन वर्ड भी यूज़ कर देते हैं। टंगस्टन, जो पुराने बल्ब्स होते थे उनके अंदर जो वायर होती थी जो हीट अप होके ग्लो करती थी और बल्ब को उसका वाइट कलर देता है, तो वो टंगस्टन, उसका जो सिंबल है दैट इज़ W, और वो एक जर्मन वर्ड वॉल्फ्रैम से आया है। लिख के बताओ, वॉल्फ्रैम किसका नाम है? जर्मन नेम फॉर टंगस्टन, इसलिए इसका सिंबल क्या है? W। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि आप धीरे धीरे सीखते जाओगे, डोंट वरी। अभी एक इनिशियल स्टार्ट के लिए जितने मेरे आज के इस लेक्चर में सिंबल हैं वो आप ज़रूर याद करना। फाइन। सो नेक्स्ट, अब हमारे NCERT टेक्स्ट बुक में कुछ सिंबल्स जो दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए, क्योंकि जितना आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में गिवन है उतने सिंबल्स तो आपको याद करने ही करने हैं, मस्ट है ना। तो सबसे पहले एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम इज Ba, इसको बड़ा कर लेते हैं। बोरॉन इज B, ब्रोमीन इज Br, कैल्शियम, ओके, कैल्शियम इज Ca, कार्बन इज C, क्लोरीन इज Cl, कोबाल्ट इज Co। देन वी हैव कॉपर, क्यूप्रम Cu, फ्लोरीन F, gold Latin name aurum, so Au, hydrogen is H, iodine is I, iron ferrum that is Fe, lead plumbum is Pb, magnesium is Mg, neon is Ne, nitrogen N, oxygen O, potassium K, silicon Si, silver argentum is Ag, sodium natrium is Na, sulfur is S, uranium is U and zinc is Zn। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम इतने सारे सिंबल्स को हम याद कैसे करेंगे? तो एक तो सिंपल है कि इनके नाम से आपको कुछ आइडिया हो ही जाएगा कि पहला लेटर है, तो 2-3 बारी आप लिखोगे आपको याद हो जाएंगे। दूसरा एक तरीका है कि इनमें से बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल अगर आप देखो, पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है फ्रॉम 1 to 118। किसके बेसिस पे वो भी आज के इस लेक्चर में ही सीखेंगे, बट 118 तक हमने उनको अरेंज किया हुआ है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को याद करते हैं जब भी हम केमिस्ट्री के सिंबल्स को याद करना शुरू करते हैं।
ठीक है। तो उन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में से बहुत सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपके कुछ नाम मैं निमोनिक्स के थ्रू याद करवा दूंगी, तो आपके यहाँ से रटने वाले नाम थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नाम को याद करते हैं। सो ये पहले 20 एलिमेंट्स कौन है? पहले 10 एलिमेंट देखते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब आप इनको कैसे याद रख सकते हो? आप इनको एक निमोनिक के साथ याद रख सकते हो। मैं निमोनिक आपको लिख के बता रही हूँ, आप भी अपने नोट्स बनाते हुए साथ ही में लिख लेना। सो हाइड्रोजन के लिए आई हैव हाई, हीलियम के लिए इट इज़ हेलो, लिथियम के लिए हाई, हेलो, लिसन, बी, ठीक है, ये मैंने BE ब्रैकेट में रख दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे लिखना क्या चाहती हूँ, BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो जहाँ BBC न्यूज़ सुनी हुई है ना आप लोगों ने, तो BBC, सो बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। N इज न्यूज़, हाई, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। सो ये क्या हो गया H, ये क्या हो गया HE, ये हो गया LI, ये हो गया BE, ये B, ये C, ये N, ये O, ये F और ये NE, ठीक है। H इज हाइड्रोजन, HE इज हीलियम, LI इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स पे। तो सिंबल्स फटाफट याद हो जाएंगे निमोनिक के थ्रू। दिस नेक्स्ट आर सोडियम, ठीक है। सो नेक्स्ट आर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ओके, सो इनके लिए भी हम एक निमोनिक को ही याद कर लेते हैं, ठीक है। सो पहला वाला याद हो गया, हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ओके, सो अब हमारा क्या है, ना मांगे अल्लाह से SE होता है बट आपको याद रखना है कि ये SI है, से, इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ, से पेप्सी, ना मांगे अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार, ठीक है। हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगे अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। सो ना कौन है, सोडियम Na, मांगे इज Mg मैग्नीशियम, अल्लाह इज एल्यूमिनियम, से इज सिलिकॉन, पेप्सी इज फॉस्फोरस, दिस इज सल्फर, दिस इज क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। सो ना मांगे अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। तो इतने सारे 20 सिंबल तो मैंने आपको फटाफट ही याद करा दिए। तो आपकी लिस्ट में अब जो NCERT टेक्स्ट बुक में गिवन है उसमें से कम नाम रह जाएंगे, उनको आप याद कर लेना, ठीक है। डन है। चलो अब नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को आपको यहाँ पे सिखानी है वो ये है कि जब हम सिंबल लिखते हैं तो वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है या एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। बट जब हम इनकी फॉर्मूला मेकिंग करेंगे तब उस केस में हमें एक एटम से ज़्यादा एटम्स को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जहाँ पे हम एटम्स की कॉम्बिनेशन में सबस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। सबस्क्रिप्ट मतलब उसके पैर में नीचे लिखा जाता है और कौन सी साइड पे लिखा जाता है, राइट साइड पे, ठीक है। सो टू शो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ सब्सटेंस। सो व्हाट आर सबस्क्रिप्ट्स? सबस्क्रिप्ट्स आर
So subscripts, they are small numbers written below and to the right of the symbol. लेफ्ट में नहीं, राइट साइड पे पैर में लिखना है आपने। वो रिप्रेजेंट करता है कि उस एटम के उस कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो अगर मैं H2 लिखती हूँ तो ये एक्चुअली में हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट में दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हमेशा कंबाइन करके रहते हैं। ये चीज़ें हम कुछ हमने सीखी हुई हैं, कुछ हम जैसे जैसे हमारी लर्निंग बढ़ेगी हम अंडरस्टैंड करेंगे। बट हाइड्रोजन आप कितने छोटे होते से लिखते आ रहे हो, O2 इज ऑक्सीजन। तो O2 का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट में हमेशा दो ऑक्सीजन के एटम्स इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। तो दो एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है O2। बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोजन के दो एटम्स रिप्रेजेंट करते हैं कि हाइड्रोजन एज अ गैस किस तरीके से एग्जिस्ट करती है नेचर में। ओके, सो सबस्क्रिप्ट, दे आर स्मॉल नंबर्स रिटन बिलो एंड टू द राइट ऑफ द सिंबल। दे शो हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दे आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट और द कंपाउंड, ठीक है। सो कहीं कहीं पे एलिमेंट के अंदर भी अकेले अकेले एटम एग्जिस्ट नहीं करते, वो कंबाइन करके एग्जिस्ट करते हैं। देन इफ नो सबस्क्रिप्ट इज रिटन, इट मीन्स कि उस एलिमेंट को हम सिर्फ एक ही एटम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है नेचर में। सो सबस्क्रिप्ट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। सिंबल्स टेल अस विच एलिमेंट इज प्रेजेंट, सबस्क्रिप्ट टेल्स अस कि उस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है। इफ देयर इज नो सबस्क्रिप्ट मतलब एक ही एटम की बात की जा रही है, और करेक्ट यूज हमें एक सही मीनिंग देता है। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो H2 हाइड्रोजन, दो एटम हाइड्रोजन के इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। O2 इज ऑक्सीजन, मीनिंग दो ऑक्सीजन के एटम। H2O इज वाटर, और वाटर के अंदर इसका मतलब है कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट होता है। एंड H2O इज वेरी फेवरेट ऑफ माइन बिकॉज मेरे चैनल का नाम भी H2O केमिस्ट्री है। नेक्स्ट वी हैव इज कार्बन डाइऑक्साइड, द गैस जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एटम, दो ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट होते हैं। तो आपको इनको सही तरीके से लिखना है, सिंबल और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो इनकरेक्ट तरीके क्या हैं, राइट, सो दिस इज करेक्ट। एक्चुअली मेरे को जो यहाँ पे शो करना था वो ये था कि H और उसके साथ बड़े सारा 2 लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको उसको सबस्क्रिप्ट की तरह लिखना है, आपने उसको स्मॉल लेटर के साथ लिखा तो वो सही है। ओके, सो बड़ा लेटर नहीं लिख देना आपने, H2 O2 इस तरीके से नहीं, उसको सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना है। देन इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। आई थिंक मैंने गलत स्लाइड को यहाँ पे रख लिया, मैंने सब करेक्शंस करवाई थी, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर आपने छोटा लेटर सिंबल के लिए यूज़ कर लिया तो वो तो गलत ही हो जाएगा। आपने दोनों लेटर्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करना था, आपने यहाँ पे 22 लिख दिया या अकेला 2 लिख दिया, बट आपने उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया। तो लेफ्ट साइड पे नहीं लिखना, लेफ्ट साइड का तो मीनिंग ही कुछ और है जो कि हमने अभी इस लेक्चर में सीखना है। और आपने 2 की जगह पे 2 डबल 2 डाल दिया तो वो भी अगेन गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ये डबल 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कार्बन के साथ 22 ऑक्सीजन के एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंट करेंगे तो नहीं, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए है कि एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, और हमने उसको सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट साइड ऑफ दैट एटम से रिप्रेजेंट करना है। अगर आप सबस्क्रिप्ट को चेंज कर दोगे तो कंपाउंड चेंज हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको CO लिखती हूँ तो इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें CO2 लिख देती हूँ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी हमने H2O लिखा, दिस इज वाटर, बट अगर मैंने H2O2 लिख दिया, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हर एक सबस्क्रिप्ट का अपना एक मीनिंग है, आपको सबस्क्रिप्ट भी सही तरीके से पता होने चाहिए जब आप कंपाउंड लिखोगे, और हम इसको सीखेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, now why are atoms important? सॉरी, why are symbols important? तो सिंबल सिर्फ शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। सो व्हाट यू आर लर्निंग इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। जिस तरीके से आपने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अल्फ़ाबेट सीखे A B C,
फिर उनको जोड़ के आपने वर्ड्स बनाने सीखे। सो ABC सीखा और ABC से मैंने कैब बना दिया और फिर ऐसे हमने बहुत सारे वर्ड्स लेकर उसके सेंटेंसेस बना दिए। सो हेयर इज़ अ कैब, राइट। सो सबसे पहले ये हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। सिंबल्स जो है वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, फिर उनको हम कंबाइन करके फॉर्मूला मेकिंग करेंगे, वो केमिस्ट्री के वर्ड्स बनेंगे और फिर हम उसके सेंटेंस लिखते हैं एज द फॉर्म ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो लर्निंग आगे आगे बढ़ती रहेगी। तो वाई आर सिम्बल्स नाउ इम्पॉर्टेंट? दे हेल्प टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन अ सिंपल एंड प्रिसाइज वे। दे सेव टाइम एंड स्पेस इन राइटिंग। पूरा नाम नहीं लिखना पड़ता, टाइम भी बचता है, जगह भी बचती है, कॉपी कम वेस्ट होगी। दे हेल्प इन राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज एंड इक्वेशन, जैसे मैं आपको बता रही थी अभी, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आप देखोगे। They make communication easy among scientists all over the world and they avoid confusion in naming and using elements. ठीक है, सो विदाउट सिंबल अगर मुझको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाता है तो ये लिखना मुश्किल है, ये याद रखना मुश्किल है, टाइम ज़्यादा लेता है। बट मैं इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करती हूँ, H2 + O2 फॉर्म्स H2O। दिस इज़ वेरी शॉर्ट वे टू राइट, दिस इज़ वेरी अ सिंपल वे टू राइट एंड दिस इज़ वेरी ईजी टू रिमेंबर। सोडियम प्लस क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बनता है, शॉर्ट में क्या है, Na+Cl फॉर्म्स NaCl। ठीक है, तो पहले सिंबल सीखते हैं, फिर सिंबल से हम फॉर्मूला मेकिंग सीखते हैं और फिर हम केमिकल इक्वेशन सीखते हैं। ये है केमिस्ट्री की लैंग्वेज। सो आयरन प्लस सल्फर इज आयरन सल्फाइड। हाउ डू यू राइट इट विद सिंबल्स? Fe+S फॉर्म्स FeS आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने सीखनी है अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। सो सिंबल्स मेक द केमिस्ट्री ईजी टू राइट, easy to remember, easy to understand for everywhere and it is same throughout the whole world. So अब let us think. So there is a pause and ponder section of your NCERT textbook. तो उसमें क्या लिखा है? Let's think a little deeper about why symbols are so important in chemistry. तो पहला क्वेश्चन है, imagine you are a scientist who has discovered a new element. तो नेम करो उस एलिमेंट को आफ्टर योर सेल्फ, ठीक है, एंड जस्टिफाई द सिंबल दैट यू हैव चोजन, इट फॉलोज द IUPAC रूल्स। तो आप सोचो, फिर मैं भी बताऊंगी मैंने अपने नाम से कौन से एलिमेंट का नाम रखा। ठीक है, सो व्हाट प्रॉब्लम्स कुड अराइज इफ एवरी साइंटिस्ट यूजेस डिफरेंट सिंबल्स फॉर द सेम एलिमेंट? आई होप आप लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी समझ में आ चुका है बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दैट ड्यूरिंग द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने आप से एक एलिमेंट का सिंबल बनाया अपने नाम से। बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम के ऊपर सिंबल्स हैं, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को खोल के उनके नाम पढ़ोगे, सिंबल्स को देखोगे तो वेल यू विल रियलाइज़ कि बहुत सारे सिंबल्स हैं ऐसे, ठीक है, जिनके साइंटिस्ट के ऊपर ही नाम है, मेंडलीव एंड सो। ऑलराइट, सो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि मेरा नाम है ऋतु, तो एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, रिटियम। ठीक है, सो ऋतु से रिटियम, और मैंने उसका सिंबल क्या चूज़ किया, मैंने उसका सिंबल यूज़ किया RT। तो ये सिंबल क्यों सही है, क्योंकि मैंने कैपिटल लेटर पहले के लिए यूज़ किया और मैंने अगले वाले के लिए T को यूज़ किया। ठीक है, सो दिस फॉलोज द नॉमेनक्लेचर। तो आप भी अपने नाम से किसी एक एलिमेंट का सिंबल बना लो और उसको याद करो। ठीक है, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अगर डिफरेंट सिंबल्स? तो आपको राइट अप में क्या लिखना होगा कि अगर सब लोग अलग अलग सिंबल्स को यूज़ करेंगे तो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकेगा। आप हाइड्रोजन के लिए H कहोगे, मैं हाइड्रोजन के लिए HG कह दूंगी, तो कन्फ्यूजन बनने, क्योंकि Hg तो मरकरी भी है। तो डिफ़िकल्ट इन राइटिंग द केमिकल फार्मूलाज एंड इक्वेशन। सब लोग अलग अलग फार्मूलाज बनाएंगे, कोई समझ नहीं पाएगा, मैं नहीं समझ पाऊंगी कि आप क्या लिख रहे हो। जो आप लिख रहे हो आप मुझे समझ ही नहीं आया तो नंबर कैसे मिलेंगे। सो डिफ़िकल्टी इन राइटिंग द केमिकल फार्मूला एंड द इक्वेशंस, मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द साइंटिस्ट विल टेक प्लेस। रिसर्च में, टेक्स्ट बुक राइटिंग में, लेबॉरेटरी के पर्पसेस के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, केमिस्ट्री की यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं रह जाएगी। ठीक है, सो स्टैंडर्ड सिंबल्स हेल्प करते हैं साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर क्लियरली एंड एक्यूरेटली।
ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एटॉमिक नंबर। ओके, सो अगर हम एक लिथियम मेटल का पीस लें और उसको देखें तो वो लिथियम के एटम से बना हुआ है, बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ देम। और एक एटम को हम देखें तो हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर चुके हैं। सो अब इसमें एटॉमिक नंबर कहाँ पे है? तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दे आर ऑल अलाइक, ठीक है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। और इन एटम्स के अंदर खासियत क्या है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वो यूनिक होता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट के एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो यूनिक है, वो कभी भी किसी और एलिमेंट के एटम के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, सो जैसे आप रोल नंबर 1 हो तो आपका रोल नंबर यूनिक है, बिल्कुल वैसे ही हर एक एलिमेंट के एटम के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर यूनिक होता है, इसलिए हमने उसको एक स्पेशल नाम दिया दैट इज एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल Z। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और एक न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स को और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होता है, क्योंकि न्यूट्रल होता है तो चार्ज बराबर होता है और चार्ज दोनों के ऊपर इक्वली होता है। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज नेगेटिव साइन के साथ होता है, जिसको हम -1 के साथ डिनोट करते हैं, तो प्रोटॉन्स के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम कैसे डोनेट करते हैं? विद अ +1। ठीक है, तो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज उतना ही जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पे, बस पॉजिटिव नेगेटिव साइंस का फर्क। और क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर एक न्यूट्रल एटम के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन्स का नंबर भी और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी। बट डिफाइन करते हुए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे? आगे आप अंडरस्टैंड भी करोगे कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है, प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं होता। तो चाहे अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट मी राइट ओवर हियर, मैं H लिखूं, मैं H+ लिखूं, मैं H- लिखूं, क्योंकि मैंने H लिखा है, ये सब हाइड्रोजन है और इसके अंदर एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है प्रोटॉन्स का नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर न्यूट्रल एटम में, पॉजिटिव आयन में, नेगेटिव आयन में वेरी करता है, बट प्रोटॉन्स का नंबर कांस्टेंट ही रहता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं। Okay, so in a neutral atom the number of protons is equal to the number of electrons and it determines the identity of an element and the chemical behavior. Okay, so for example हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। हीलियम अगर हम लेंगे तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2। अब लोगों ने अल्फा पार्टिकल्स भी तो पढ़े थे, तो अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या था? अल्फा पार्टिकल वॉज He2+। ठीक है, 2+ का मतलब क्या है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया था, सिर्फ न्यूक्लियस बचा था, तो उसमें 2 प्रोटॉन्स हीलियम में भी प्रेजेंट होंगे और He2+ में भी 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। बट हीलियम 2+ में अगर 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, He2+ में 2 प्रोटॉन्स हैं, देयर आर 0 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो 2 प्रोटॉन्स या उसका एटॉमिक नंबर 2 कांस्टेंट रहता है, चाहे वो एटम की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करें, चाहे हम उसको आयन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ओके, सो देयर इज वन पॉज एंड पॉन्डर क्वेश्चन ओवर हियर, हम इस पे बाद में आएंगे, बट क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ, फिर ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं आपके पॉज एंड पॉन्डर में। So an atom with the atomic number 26, this has 56 nucleons. Nucleons क्या होता है?
देन दैट इज द नंबर ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो हम अभी इसके ऊपर आएंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ मास नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो आपने लिखे थे अभी, ठीक है, तो वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या 10 ये क्या है? वेल ये इनका एटॉमिक नंबर है, ये इनके प्रोटॉन्स का नंबर है। ठीक है, तो हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमको इन एलिमेंट्स के अंदर एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं ये बता रहा है। हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन भी, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के अंदर 3 3, बेरिलियम में 4 4 एंड सो ऑन। ठीक है, फाइन। सो हमने जब ये सिंबल्स को 1 से लेकर 20 तक सीखा तो हमने एलिमेंट का नाम भी सीख लिया, हमने एलिमेंट का सिंबल भी सीख लिया, हमने उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी सीख लिए जिनको हम यूज़ करने वाले हैं अगले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स को लिखने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वहाँ से हम वैलेंसीज को सीखेंगे, हमारी लर्निंग और आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट वी हैव इज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। हम इसको मास नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने ये सीखा था कि एक इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में ना के बराबर होता है। तो अगर आप एक एटम के टोटल मास की बात करते हो तो हम कह सकते हैं कि उसका ऑलमोस्ट सारा मास न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन। तो सारा मास किसकी वजह से है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो जो मास दे रहे हैं एक एटम को, उन सब्सटेंसेस का नंबर कितना है, दैट इज मास नंबर। ठीक है, सो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वही एटम का ऑलमोस्ट सारा मास डिटर्मिन कर रहे हैं, इसलिए हम उनका टोटल नंबर काउंट कर रहे हैं कि कितना नंबर है। ठीक है, सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इकट्ठे मिला के क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज द मास नंबर, या न्यूक्लियॉन्स का जो नंबर है उसको हम मास नंबर बोलते हैं, या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम मास नंबर बोलते हैं। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल ए। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के लिए P और न्यूट्रॉन्स के लिए N। हम इस P की जगह पे Z भी लिख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द एटॉमिक नंबर, राइट। सो नाउ इफ यू लुक ओवर हेयर यू विल बी एबल टू सी 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस में से इस क्वेश्चन को छोड़ के आप बाकी सारे के सारे आंसर कर सकते हो। सबसे पहला, एटम का एटॉमिक नंबर 26 है और उसके पास 56 न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर 26 है। आपको बताना है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। मैं पहला आपको यहाँ पे करके बताती हूँ, बाकी के 2 आप खुद से ट्राई करोगे। ओके, सो एटॉमिक नंबर इज 26, सो Z इज 26 एंड दिस इज व्हाट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसका मतलब, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब कितने हो जाएंगे? 26। ठीक है, और 56 न्यूक्लियॉन्स है मतलब कि उसका मास नंबर 56 है। और ये 56 किसके बराबर होगा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर के बराबर। तो प्रोटॉन्स का नंबर है 26, टोटल नंबर इज 56, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा? 56 माइनस 26 दैट इज 30। ठीक है, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी 26, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 26 एटॉमिक नंबर के बराबर, और न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके।
ठीक है, समझ में आ गया। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी, और आप उसके बाद रीड करती हूँ मैं और फिर आप पॉज करके उसका आंसर पहले खुद से लिखना और फिर आप उसका सोल्यूशन चेक करना। सो द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दिस हैज़ 20 प्रोटॉन्स, मास नंबर उसका 41 है, आपको उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बताना है। ठीक है, तो फटाफट से बताओ कितना होगा। ऑल राइट, सो योर आंसर शुड बी मास नंबर minus the number of protons, that is 21. An atom has 18 neutrons and the atomic number is 17. What will be the mass number? Again pause and first of all write the answer. Okay, so 18 neutrons है, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स का नंबर, और मास नंबर किसके बराबर हो जाएगा? दोनों के सम के बराबर, दैट इज गोइंग टू बी 35. ओके, एन एटम, ये वाला मैं आपको ज़रा 2 मिनट में बताऊंगी। ठीक है, ये वाला हम आपको अभी बताते हैं जब हम स्टैंडर्ड नोटेशन को लिखना सीख जाएंगे। सो आई जस्ट टेल यू एट दैट टाइम। फाइन, ओहो, फाइन। सो ये मैंने आपको आंसर्स बता ही दिए हैं। आई होप दे आर क्लियर टू यू। सो आई कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन अगेन। After we have done just one small topic left, that is standard notation of an atom. हम एक एटम को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, जहाँ पे भी आप देखोगे, आप जहाँ पे भी मास नंबर को और एटॉमिक नंबर को भी रिप्रेजेंट करना हो और सिंबल के साथ, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट. ओके, सो इन द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ एन एटम द मास नंबर इज रिटन एज अ सुपरस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखना, सबस्क्रिप्ट मतलब पैर में लिखना. ठीक है, एंड द एटॉमिक नंबर इज रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं. तो जनरल फॉर्म क्या है कि ये कोई भी एक एलिमेंट है जिसका आपने सिंबल लिख दिया. ठीक है, सो एक्स इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट. फिर उसके बाद आपने उसका सबस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट साइड एटॉमिक नंबर लिखना है, एंड द सुपरस्क्रिप्ट यू विल बी राइटिंग दिस एज द मास नंबर, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर के बराबर है. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन सिंबल इज सी, उसके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर या एटॉमिक नंबर कितना है? 6, और सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट इज मास नंबर इज 12. सो मास नंबर ए इज 12, मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन्स का नंबर वहाँ से आ गया. सिंबल ऑफ द एलिमेंट सी कार्बन एंड एटॉमिक नंबर इज 6. ठीक है, so remember A is equal to Z plus N, that is atomic number plus the number of neutrons या number of protons plus neutron. तो ये नोटेशन हमको हेल्प करती है. अगर आपने इस तरीके से लिखा तो आपको एलिमेंट का भी पता लग गया, आपको एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो भी पता लग गया. तो एटम की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको मिल गई. ओके, अब आप ये वाला जो 13th क्वेश्चन रह गया था वो अब आप कर सकते हो. तो वेल, एटम ए हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट. तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स 11 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है, मतलब उसके पास प्रोटॉन्स भी 11 है. सो 11 हो गया. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे ढूंढेंगे? मास नंबर माइनस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज इट इज गोइंग टू बी 23 माइनस 11, दैट इज 12. ठीक है, सो ये आपके पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन भी हो गए. आई होप आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया. अभी आपको बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी करने हैं, तो आप उनको करना, फिर हम उनको एक लेक्चर के अंदर डिस्कस भी करेंगे. फाइन, सो एक क्विक रिकैप जो कुछ हम अभी तक यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि एक एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट. सो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रखता है वो है एटम. ठीक है, एटम के अंदर एक टाइनी डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर के अंदर. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रली चार्ज्ड होते हैं
वो प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो न्यूक्लियस के आसपास शेल्स के अंदर घूम रहे हैं, जैसे कि हमने बोहर के मॉडल में पढ़ा। द इलेक्ट्रॉन्स दे हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास, दे कैन बी इग्नोर्ड इन द कैलकुलेशन। सारा का सारा मास हम एज्यूम करके चलते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से है, इसीलिए हम सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर है, न्यूट्रल एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के भी बराबर है। मास नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और अगर आपको न्यूट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट करना हो, मास नंबर पता है, एटॉमिक नंबर पता है, तो ए में से जेड, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा। ठीक है, so this brings me to the end of today's lecture. Thank you so much for being with me today. I hope आप लोगों ने लेक्चर को enjoy किया। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि आपने जितने सिम्बल्स आज यहाँ पे सीखे वो सारे के सारे याद करने हैं, पहले 20 एलिमेंट्स वाले भी और जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन थे, जो मैंने टेबल में डाले हुए थे। आप चाहे एनसीईआरटी में से चाहे मेरे यहाँ से लेक्चर में से सारे के सारे सिम्बल्स को लिख के ज़रूर याद करना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे हम एटम्स के लिए या एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड पे हम कैसे एलिमेंट्स की वैलेंसी को डिफ़ाइन करते हैं, वैलेंसी होता क्या है और उसका क्या यूज़ है, ये सारा कुछ हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। सो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा लोग।